नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल मोहित यादव एजुकेशन पर। इस चैनल पर मैं आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूं। अभी तक मैंने इसके 71 भाग करा दिए हैं, ये आज 72वां भाग है। तो इस क्रम को हम आगे शुरू करते हैं। इसके पहले के भाग अगर आप देखना चाहते हैं तो उस प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, आप वहाँ से जाकर के इसके पूर्व के सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो है इंटरनल कंबशन इंजन का चैप्टर कार्बोरेशन एंड डीजल इंजेक्शन से संबंधित क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो है द टू रेफरेंस फ्यूल यूज फॉर C10 रेटिंग आर। इन्होंने कहा है कि C10 रेटिंग के लिए जो जिन दो रेफरेंस फ्यूल्स का यूज़ किया जाता है वो कौन से होते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूँ C10 रेटिंग क्या है या C10 नंबर क्या है। देखिए C10 नंबर का संबंध होता है डीजल इंजन से और ऑक्टेन नंबर का संबंध होता है पेट्रोल इंजन से। तो देखिए क्या कहते हैं कि डीजल इंजन है तो जरूरी नहीं कि हम इसको डीजल से ही चलाएं, डीजल के अन्य फ्यूल भी यूज़ किए जा सकते हैं जो डीजल इंजन में वर्क कर सकें। इसी प्रकार पेट्रोल इंजन में भी हम लोग अदर फ्यूल्स यूज़ कर सकते हैं जैसे गैसोलीन, CNG, ये भी यूज़ किए जाते हैं। तो मतलब सिर्फ कंस्ट्रक्शन और डिज़ाइन उसका कैसा है या उसको क्या कह सकते हैं, स्पार्क इग्निशन इंजन के लिए फ्यूल्स जो हैं उनकी जो रेटिंग है वो ऑक्टेन नंबर से होती है और जो कंप्रेशन इग्निशन इंजन है उसमें जो रेटिंग होती है वो C10 नंबर से होती है। तो C10 नंबर क्या होते हैं, C10 नंबर क्या होता है, द C10 नंबर ऑफ ए फ्यूल इज द परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ C10 इन मिक्सचर ऑफ C10 एंड अल्फा मेथिल नैप्थलीन। ठीक, देखिए अगर हम लोग एक मिक्सचर ले लें जिसमें क्या है जिसमें C10 हो और अल्फा मेथिल नैप्थलीन हो, तो इन दोनों के मिक्सचर में अगर हम लोग डालें किसी डीजल इंजन में तो वो उसी किसी स्टैंडर्ड इंजन में होने वाले नॉकिंग के बराबर ही नॉकिंग प्रोड्यूस कर रहा हो, तब उस कंडीशन में उसमें C10 का जो परसेंटेज होगा बाय वॉल्यूम वही उसका फ्यूल का C10 नंबर कहलाएगा। इसी प्रकार ऑक्टेन नंबर के लिए ठीक आइसो ऑक्टेन और नॉर्मल हेप्टेन के मिक्सचर को अगर हम लोग किसी स्टैंडर्ड SI इंजन में डालें तो जो सेम लेवल की नॉकिंग प्रोड्यूस कर रहा हो तो उन दोनों के मिक्सचर में जो आइसो ऑक्टेन का परसेंटेज है बाय वॉल्यूम वही उसका क्या कहलाता है, ऑक्टेन नंबर कहलाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं C10 रेटिंग या C10 नंबर के लिए जो दो फ्यूल यूज़ होते हैं कौन कौन से होते हैं। आपका एक ही होता है C10 और दूसरा होता है अल्फा मेथिल नेप्थलीन। ठीक, तो ये यूज़ होते हैं। तो C10 रेटिंग के लिए ये दोनों। और अगर हम ऑक्टेन रेटिंग की देखें तो क्या होता है, आइसो ऑक्टेन और नॉर्मल हेप्टेन। ठीक, तो ये ऑक्टेन नंबर के लिए रेफरेंस फ्यूल्स हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या जाएगा, हमारा हो जाएगा, यहाँ जाएगा आंसर क्या क्या दिया है, C10 एंड आइसो ऑक्टेन दिया है, C10 एंड टेट्रा एथिल हेडलेट दिया है, C10 एंड नॉर्मल हेप्टेन दिया है, C10 एंड अल्फा मेथिल नैप्थलीन। तो इसका आंसर जाएगा, इसका आंसर D है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स करेक्टली मेजरमेंट द वेरिएशन ऑफ द थर्मल एफिशिएंसी विथ मिक्सचर स्ट्रेंथ x एक्सिस। उन्होंने देखिए यहाँ पे देखिए 4 ग्राफ दिए हुए हैं। ठीक, एक ग्राफ पे इन्होंने क्या दिया है, ग्राफ पे इन्होंने मोस्ट दिया क्या है, इधर पे दिया है उन्होंने मिक्सचर स्ट्रेंथ दिया है, मिक्सचर स्ट्रेंथ 5 दिया है। और जो दूसरा ग्राफ है इस पे इन्होंने थर्मल एफिशिएंसी पूछा है, यहाँ पे थर्मल एफिशिएंसी ले लें। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स करेक्टली रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ थर्मल एफिशिएंसी, मतलब y एक्सिस पे थर्मल एफिशिएंसी लेना है विथ मिक्सचर स्ट्रेंथ x एक्सिस पे लेना है। तो उन दोनों के बीच में ग्राफ बनाना है। तो इन्होंने बीच में एक डॉट दिया हुआ है, इसको इन्होंने कहा ये स्टोचियोमेट्रिक मिक्सचर है, मेट्रिक मिक्सचर है। और फिर इसके आधार पर इन्होंने ग्राफ बनाए हैं, 4 ग्राफ हैं, एक में इस तरफ झुकाव है, दूसरी तरफ झुकाव, इस तरह से। तो पहले देखिए इसमें जो टर्म आए हैं वो मैं बता देता हूँ। थर्मल एफिशिएंसी तो आप जानते हैं कि जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं उस हीट का कितना % वर्क में कन्वर्ट हो रहा है वो उसकी थर्मल एफिशिएंसी होती है। देखिए स्टोचियोमेट्रिक मिक्सचर क्या होता है, ठीक, स्टोचियोमेट्रिक मिक्सचर जो होता है अगर हम लोग किसी फ्यूल को बर्न कर रहे होते हैं
और उसके साथ एयर के साथ, तो हमेशा एयर फ्यूल का एक रेशियो हो जाता है। तो देखिए एक निश्चित ऐसा रेशियो जो फ्यूल की सफिशियंट बर्निंग के लिए आवश्यक एयर के साथ हो, सिर्फ मतलब बर्निंग के लिए एक्स्ट्रा एयर हम लोग नहीं दे रहे हैं, मतलब सिर्फ और सिर्फ जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास मीथेन है CH4, ठीक, और इसको हम बर्निंग करनी तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगे तो ये बन जाएगा CO2+1 क्या बन जाएगा H2O, ठीक। तो देखिए अगर हम लोग दोनों तरफ को इसको बराबर करें तो कार्बन क्या है तो बराबर है, हाइड्रोजन 2 4 है यहाँ, तो यहाँ पे हमने 2 कर लिया, और ऑक्सीजन देखिए कितनी हो गई 2 और 2 4 है, ठीक, तो यहाँ पे हमने 2 लगा लिया, ठीक। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर हम लोग बराबर करके देखें दोनों तरफ की इक्वेशन को सम्मिलित करके देखते हैं तो यहाँ हम लोग पाते हैं कि ये मीथेन है और ये क्या है ऑक्सीजन है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 मोल के दहन के लिए कितना मोल की आवश्यकता है, 2 मोल की आवश्यकता होती है। तो अगर हम लोग मास के हिसाब से देखें तो इनका अनुपात क्या होता है, तो मास के हिसाब से अनुपात हो जाता है इनका, तो ये देखिए कितना हो जाएगा, कार्बन 12 हाइड्रोजन 4, ठीक, +4 कितना हो जाएगा 12 4 16, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी देखिए 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन और किसका अनुपात हो जाएगा, सॉरी मीथेन और ऑक्सीजन का अनुपात हो जाएगा, ठीक। तो ये फ्यूल एयर मिक्सचर, फ्यूल एयर अनुपात हम लोग निकाल रहे हैं। लेकिन ऑक्सीजन कितनी होती है, अगर हम लोग बाय मास देखें तो कितनी होती है 23% ही होती है। तो इसको क्या करेंगे इसमें इंटू 100 डिवाइडेड बाई 23 कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, फ्यूल एयर का रेशियो आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग सब फ्यूल एयर मिक्सचर निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार से जब आएगा तो वो उसका एग्जैक्ट स्टोइचियोमेट्रिक मिक्सचर, मतलब इतनी एग्जैक्ट एयर चाहिए, अगर इससे ज़्यादा एयर होगी तो हम उसे कहेंगे एक्सेस एयर है, यानी कि कहेंगे कि मिक्सचर क्या है लीन है, ठीक। अगर किसी मिक्सचर में एयर ज़्यादा है फ्यूल कम है स्टोइचियोमेट्रिक मिक्सचर के की अपेक्षा एयर ज़्यादा है तो हम उसे कहेंगे ये लीन मिक्सचर है, और एयर क्या है कम है फिर ज़्यादा तो उसे हम क्या कहेंगे रिच मिक्सचर है। मतलब अगर फ्यूल ज़्यादा है तो रिच मिक्सचर है, फ्यूल कम है तो वो लीन मिक्सचर कहलाता है। तो इन्होंने देखिए फिर जो ग्राफ है इसके दोनों तरफ इन्होंने बनाया, तो बीच में स्टोइचियोमेट्रिक मिक्सचर दिया है, इस तरफ लीन मिक्सचर दिया है, इस तरफ क्या दिया है इन्होंने रिच मिक्सचर दिया है, और उसके हिसाब से इन्होंने ग्राफ बनाने को कहा है। तो देखिए होता क्या है, अगर मिक्सचर जो है अगर हम उसको लीन बनाते हैं तो क्या होता है टेम्परेचर में राइस होता है। क्यों राइस हो जाता है, क्योंकि आसानी से अगर मिक्सचर लीन बनाया जाता है तो लीन मिक्सचर की विशेषता की थी जब ये कंबसन होता है तो उसमें क्योंकि एयर थोड़ी सी ज़्यादा होती है तो उस एयर को गर्म करने में थोड़ी सी हीट चली जाएगी, तो क्या है जो टेम्परेचर है उसका राइस कम होगा, तो जो लॉस होने वाला है हीट का सिलेंडर के वॉल्स के थ्रू वो हीट का लॉस कम होगा, तो जिसके कारण हम लोग उसके अधिक हीट का यूटिलाइजेशन हो पाएगा, इसीलिए क्या हो जाएगा एफिशिएंसी अधिक होगी। तो अगर हम लोग एफिशिएंसी के टर्म में देखें तो जो फ्यूल की एफिशिएंसी, अगर फ्यूल एयर मिक्सचर है तो अगर मिक्सचर थोड़ा लीन है तो लीन साइड क्या है एफिशिएंसी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा लीन कर देंगे तो फिर उसकी एफिशिएंसी घटने लगेगी, क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में जो हमारी हीट है वो किस में भी यूज़ हो जाए वेस्ट हो जाएगी, सिर्फ एयर को ही गर्म करने में हो जाएगी। तो अगर हम लोग ग्राफ बनाएं एयर फ्यूल मिक्सचर और थर्मल एफिशिएंसी का, इधर हमने थर्मल एफिशिएंसी ले लिया है, इधर हमने फ्यूल मिक्सचर या मिक्सचर स्ट्रेंथ ले लिया है जिसे फाई कहा जाता है। मिक्सचर स्ट्रेंथ मतलब लीन मिक्सचर है या क्या है रिच मिक्सचर है तो उसको फाई से दर्शाया जाता है, ठीक। तो उसे मिक्सचर स्ट्रेंथ कहा जाता है। एयर फ्यूल रेशियो भी फ्यूल एयर रेशियो कहिए या एयर फ्यूल रेशियो कहिए, उसके अनुपात में हम लोग करेंगे। तो फ्यूल एयर रेशियो अगर हम लोग कह रहे हैं तो उसमें क्या हो जाएगा फ्यूल ऊपर लिखना पड़ेगा, एयर ने बाद में लेना पड़ेगा, ठीक। इसी प्रकार से तो अगर हम लोग ग्राफ बनाए तो मान लीजिए इस स्टोइचियोमेट्रिक मिक्सचर की लाइन है, तो इस लाइन के हिसाब से अगर हम लोग एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी की बात करें अगर थ्योरी के हिसाब से, तो थ्योरी के हिसाब से एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी की जो हम लोग को फार्मूले पढ़ते हैं तो उसके हिसाब से तो फ्यूल के मिक्सचर का कोई असर नहीं पड़ता, तो वो कांस्टेंट बनी रहती है। तो जो थ्योरेटिकल की बात करते हैं जो एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी, जैसे पेट्रोल इंजन के लिए क्या होता है 1-1/R⁻⁴ इसी प्रकार डीजल इंजन के लिए जो एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी हम लोग साइकिल को सॉल्व करते वक्त निकालते हैं, तो उस हिसाब से तो एयर स्टैंडर्ड थ्योरी के हिसाब से तो इसमें एफिशिएंसी में कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर हम लोग फ्यूल एयर थ्योरी को देखते हैं कि जो हम लोग पढ़े हैं उसके हिसाब से क्या होता है कि यहाँ पे एफिशिएंसी थोड़ी सी पहले कम होती है फिर बढ़ती है, फिर क्या है जब कम होना शुरू हो जाती है
तो अगर हम लोग जो फ्यूल और एयर थ्योरी के हिसाब से अगर देखें, फ्यूल एयर थ्योरी के हिसाब से, तो उसका वेरिएशन कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। लेकिन अगर एक्चुअल वेरिएशन को हम लोग देखें तो एक्चुअल वेरिएशन कुछ इस प्रकार से होता है। तो हम लोग कह सकते हैं ये एक्चुअल वेरिएशन का ग्राफ है, एक्चुअल वेरिएशन इस प्रकार से होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो हम लोग का मिक्सचर स्ट्रेंथ है फाई, जिसको फाई के हिसाब से दर्शाया जाता है, फाई जो होता है फ्यूल एयर एक्चुअल में, और फ्यूल एयर हो जाता है स्टोचियोमेट्रिक। इन दोनों का जो अनुपात होता है इसको कहा जाता है इक्विवेलेंस रेशियो या मिक्सचर स्ट्रेंथ कहा जाता है। एक तो इसके हिसाब से देखें तो ये जो हम लोग का ग्राफ बनेगा इस प्रकार से बनेगा। तो यही इसी में से यही हमको चूज़ करना है कि जो वाला जो ग्राफ है यही हमारा आंसर होगा। तो इस आंसर को हम लोग यहाँ टिक कर लेते हैं। यहाँ आंसर वाला कौन सा है? यहाँ आंसर है सी। इसमें क्या है, पहले एफिशिएंसी कहाँ है? एफिशिएंसी मिक्सचर के लीन होने पर अधिक है। तो एफिशिएंसी मिक्सचर के लीन होने पर अधिक है, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में हम लोग लीन मिक्सचर ना भेज करके थोड़ा सा रिच मिक्सचर ही भेजते हैं, ताकि क्या हो कि फ्यूल की बर्निंग होती है, मतलब फ्यूल आसानी से बर्न हो जाए, क्योंकि उसकी मात्रा थोड़ी अधिक रहे तो जल्दी से उसमें स्पार्किंग या उसके कहीं उसका कंबशन आसानी से हो जाता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। The stoichiometric air fuel ratio for petrol is 15.1. What is the air fuel ratio regarded for maximum power? इन्होंने कहा है कि जो एयर फ्यूल रेशियो है, स्टोचियोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो पेट्रोल इंजन के लिए 15:1 है। मतलब इसमें जो एयर होगी वो 15 के अनुपात में होगी और फ्यूल क्या है 1 के अनुपात में होगा। तो इन्होंने कहा है कि स्टोचियोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो, देखिए कभी फ्यूल एयर रेशियो लिखा होगा, कभी एयर फ्यूल रेशियो लिखा होगा, तो आपको ये देखना है कि उन दोनों में लिखा हुआ क्या है। ठीक, तो यहाँ पे स्टोचियोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो लिखा है। तो उन्होंने कहा है कि एयर फ्यूल रेशियो है फॉर पेट्रोल इज 15:1। व्हाट इज द एयर फ्यूल रेशियो रिगार्डेड फॉर मैक्सिमम पावर? उन्होंने कहा मैक्सिमम पावर के लिए हम लोग फ्यूल एयर रेशियो कितना रखते हैं, एयर फ्यूल रेशियो कितना रखते हैं। तो इन्होंने पूछा, तो ऐसा समझिए कि जब भी हमको एयर फ्यूल रेशियो अगर मैक्सिमम पावर की बात हो रही थी, अब जब एफिशिएंसी की बात हो रही तो मिक्सचर को थोड़ा सा लीन रखा जाता है, लेकिन अगर मैक्सिमम पावर हमको चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा थोड़ा सा रिच मिक्सचर लेते हैं। तो क्या करते हैं, इसमें हम लोग जो इक्विवेलेंस रेशियो फाई की वैल्यू रखते हैं वो लगभग 0.8 रखते हैं। ठीक, मतलब हाँ, पहले देखिए फाई होता है क्या, एक बार मैं बता देता हूँ। अगर फाई की बात करें, फाई कहते हैं इक्विवेलेंस रेशियो कहा जाता है। इक्विवेलेंस रेशियो ये इक्वल टू होता है फ्यूल और एयर का जो रेशियो है एक्चुअल में क्या है, डिवाइडेड बाय फ्यूल और एयर का रेशियो जो स्टोचियोमेट्रिक में होना चाहिए। स्टोचियोमेट्रिक मतलब एकदम केमिकली करेक्ट मिक्सचर, जो सिर्फ एयर के मतलब जिसके द्वारा हम लोग फ्यूल को आसानी से बर्निंग कर सकते हैं, एग्जैक्ट बर्निंग के लिए आवश्यक होता है। तो केमिकली करेक्ट जो मिक्सचर होता है उसको कहा जाता है स्टोचियोमेट्रिक मिक्सचर। तो अब देखिए एक्चुअल में जो फ्यूल एयर रेशियो है वो और जो स्टोचियोमेट्रिक फ्यूल एयर रेशियो है वो, इन दोनों का जो अनुपात होता है इसको कहा जाता है इक्विवेलेंस रेशियो कहा जाता है, इसको फाई से दर्शाते हैं। अगर हमको किसी फ्यूल का निकालना है, स्टोचियोमेट्रिक रेशियो निकालना, एयर फ्यूल रेशियो का बता रहा हूँ मैं, एयर फ्यूल रेशियो अगर स्टोचियोमेट्रिक निकालना है तो इसका जो फार्मूला होता है वो ये होता है 8 इंटू हाइड्रोजन का परसेंटेज। फ्यूल में जो हाइड्रोजन का परसेंटेज, कितने परसेंट हाइड्रोजन है वो, प्लस 8/3 इंटू कार्बन का परसेंटेज कितना है, प्लस यस माइनस ओ, ये ओ है, ये इतना, मतलब ये सभी क्या है, इनके परसेंटेज क्या है, इंटू 100 डिवाइडेड बाई 23। ये मास के रूप में निकल आएगा कि एयर फ्यूल रेशियो क्या है, हमने यहाँ मास के रूप में लिया है। तो यहाँ जितने परसेंटेज हैं सब, इसमें देखिए हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है वो लिख देंगे, यहाँ पे कार्बन का परसेंटेज कितना है वो लिख देंगे, सल्फर का परसेंटेज कितना है वो लिख देंगे, और यहाँ ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है वो लिख देंगे। तो दिए हुए फ्यूल में ये जो कंस्टिट्यूएंट है ये किस परसेंटेज में है, तो उसी परसेंटेज को यहाँ पर लिख के हम लोग एयर फ्यूल रेशियो निकाल सकते हैं। तो देखिए इस आधार पर हम सीधा फार्मूले में इसको रख दिया गया है और हम उससे निकाल लेंगे। यहाँ पे देखिए 23 का मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया गया, 23 का डिवाइड इसलिए किया गया है क्योंकि जो एयर में होती है वो 20% ऑक्सीजन होती है बाय मास। बाय वॉल्यूम अगर हम देखें तो बाय वॉल्यूम 21% होती है वॉल्यूम के हिसाब से, और मास के हिसाब से 23% होती है। तो इन्होंने कहा है, एक क्वेश्चन पूछा था
कि एयर फ्यूल रेशियो कितना होना चाहिए, तो हम जानते हैं थोड़ा सा मिक्सचर रिच होना चाहिए। रिच होना चाहिए मतलब इसमें क्या होना चाहिए, एयर कम होनी चाहिए, फ्यूल थोड़ा अधिक होना चाहिए। तो हम लोग ये समझ गए कि जो पेट्रोल इंजन में एयर फ्यूल रेशियो 15 से थोड़ा कम होना चाहिए। तो 15 से कम कौन सा है, 15 से कम ये वाला है और ये वाला है, ठीक। तो ये देखिए 15 से ये जाते 15:1 से 17:1 है, ये बढ़ रहा है, मतलब इसमें एयर बढ़ रही है, तो हमको ये तो लेना नहीं है। इसमें क्या है, एयर बढ़ रही है, इसमें भी नहीं लेना है। इसमें 12 से 14 के बीच में, तो मतलब यहाँ पे एयर क्या है, कम है। एयर फ्यूल मिक्सचर लिखा है ना, तो इसमें एयर कम है और फ्यूल एयर कम है, जिसके अपेक्षा स्टोचियोमेट्री के अपेक्षा कम है, या ये भी कम है। तो हम लोग चाहते हैं कि एयर थोड़ी सी कम रहे, फ्यूल थोड़ा ज़्यादा रहे, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग 9 वाला ले लें 911, तो ये बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, हम लोग को बस थोड़ा सा कम रखना है, ठीक। तो हम लोग आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 12:1 से लेकर के 14:1 तक हो सकता है, ठीक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। उन्होंने लिखा ए 4 स्ट्रोक इंजन व्हेन रनिंग एट 2000 rpm has an injection duration of 1.5 millisecond. What is the corresponding duration of the crank angle in degrees? इन्होंने कहा है कि एक 4 स्ट्रोक इंजन है जो 2000 rpm पे घूम रहा है। इन्होंने कहा है कि उसमें जो इंजेक्शन मतलब फ्यूल इंजेक्शन करना है उसके लिए जो समय है 1.5 मिली सेकेंड्स है। तो उन्होंने पूछा है कि इस समय में क्रैंक कितने डिग्री एंगल घूम रहा है। तो देखिए ये फ्यूल इंजेक्शन के समय 1.5 सेकेंड मिलियन सेकेंड है, इससे चाहे जो भी हो इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हम लोग को सीधे सीधे ये पूछा है कि इस 1.5 मिलियन सेकेंड्स में 2000 आरपीएम पे चलने वाला जो हम लोग का डीजल इंजन है वो उसका क्रैंक कितने डिग्री घूमेगा। तो देखिए इसका सीधा सीधा हम समझ सकते हैं ऐसे कि 2000 आरपीएम पे घूम रहा है तो एक मिनट में कितने घूमेगा। देखिए ये कितना है, एक मिनट में इतने रिवॉल्यूशन घूम रहा है। तो एक रिवॉल्यूशन में कितना समय लगेगा, एक रिवॉल्यूशन में लगेगा 1/2000 मिनट, है ना। एक रिवॉल्यूशन में इतने मिनट लगेगा। तो ये कहें कि कितने सेकंड लगेगा, तो ये 60 हो जाएगा, 60/2 इतने सेकंड लगेगा एक रिवॉल्यूशन में, ठीक। जब इतने एक तो इन्होंने पूछा है इतने मतलब एक रिवॉल्यूशन में कितने सेकंड लगेगा, 60/2000 लगेगा। तो अब इन्होंने पूछ लिया है कि 1.5 मिलियन सेकंड में कितना समय लगेगा। तो देखिए तो ये हो जाएगा 60/2000 सेकंड में चली कितने एंगल घूम जाएगा, इतने में घूम जाएगा 360 डिग्री घूम जाएगा, ठीक। तो एक सेकंड में कितना घूम जाएगा, बटे 60 गुणते 2000। तो इन्होंने पूछा कितना 1.5 मिलियन सेकंड में कितना घूम जाएगा, तो इसमें 1.5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको काट दीजिए, ठीक। सॉरी कुछ गलत हो गया, एक मिनट, बिल्कुल सही हम लोग लगा रहे थे। तो शुरू करते हैं फिर से, इसको मैं फिर शुरू से बता देता हूँ। देखिए उन्होंने कहा 2000 आरपीएम, इसका साइकिल कितना है 2000 आरपीएम पे घूम रहा है, 1.5 मिलियन सेकंड्स का पूछा है इन्होंने, कितना एंगल टर्न करेगा। तो ऐसे समझिए कि एक मिनट में कितने रिवॉल्यूशन कर रहा है, 2000 रिवॉल्यूशन कर रहा है एक मिनट में। तो हम जानते हैं कि एक रिवॉल्यूशन में कितने एंगल होता है, 360 एंगल होता है। तो इंटू 360 मतलब एक मिनट में चला गया एंगल कितना है, 360 है। तो एक सेकंड में चला गया एंगल कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 60 हो जाएगा। तो इन्होंने पूछा 1.5 मिलियन सेकंड में पूछा है, तो 1.5 मिलियन सेकंड में कितना हो जाएगा, इंटू 1.5। ये मिलियन सेकंड है तो इसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर देंगे तो डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे। तो इसको सॉल्व कर दीजिए तो 1000 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 6 से फिर 15 छक्का 90, 90 दूनी 118, तो 180 डिवाइडेड बाय 0.1 यहाँ पे है तो हो जाएगा 18 डिग्री। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 18 डिग्री आ जाएगा। तो ये देखिए सिंपल सा कोई एक क्वेश्चन हो गया, मतलब सीधे इन्होंने पूछा कि 2000 आरपीएम पे चलने वाले इंजन को 1.5 सेकंड में कितना एंगल टर्न करता है, ठीक। तो ये इनका क्वेश्चन इन्होंने था। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 18 डिग्री। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 18 डिग्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हम निम्नलिखित स्टेटमेंट को कंसिडर करना है। विच ऑफ दिस स्टेटमेंट आर करेक्ट, इसमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो सबसे पहले दिया है फॉर ए डीजल साइकिल द थर्मल एफिशिएंसी डिक्रीजेस द कट ऑफ रेशियो इंक्रीजेस।
तो ये मैंने आपको जब एयर स्टैंडर्ड साइकिल पढ़ा रहा था तो उसमें काफ़ी विस्तार से मैंने बताया था कि कैसे कट ऑफ रेशियो को बढ़ाने पे कट ऑफ रेशियो रो की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो एफिशिएंसी क्या है, घट जाएगा। तो ये बात सही है, ठीक। तो ये पहला कथन क्या हमारा सही हो जाएगा, पहला कथन सही हो जाएगा। दूसरा कथन ले लेते हैं। इन्होंने कहा इन अ पेट्रोल इंजन द हाई वोल्टेज फॉर स्पार्क इन द ऑर्डर ऑफ 1000 वोल्ट। इन्होंने कहा है कि पेट्रोल इंजन में हाई वोल्टेज जो होता है स्पार्किंग के लिए 1000 वोल्ट होता है। 1000 वोल्ट नहीं होता, 25,000 वोल्ट के आसपास होता है। तो ये कथन क्या है, गलत हो जाएगा। तीसरा दिया है द मटेरियल फॉर सेंटर इलेक्ट्रोड इन स्पार्क प्लस इस कार्बन। इन्होंने कहा है कि स्पार्क प्लग के लिए जो इलेक्ट्रोड होता है वो कार्बन का बना होता है, नहीं तो हम किसका बना होता है। देखिए पेट्रोल इंजन में स्पार्क इग्निशन के लिए स्पार्क प्लग जो बना होता है वो बना होता है प्लैटिनम का बना होता है या फिर प्लैटिनम टंगस्टन का बना होता है, ठीक। और क्योंकि लेकिन इसका हाई कॉस्ट होने के कारण हम लोग क्या करते हैं, इस यहाँ पर निकल एलॉय का यूज़ कर लेते हैं। तो देखिए ध्यान रखिए कि जो इलेक्ट्रोड बना होता है स्पार्क प्लग का वो किसका बना होता है, प्लैटिनम का बनना किसका चाहिए, प्लैटिनम का बनना चाहिए या फिर प्लैटिनम और टंगस्टन के एलॉय का बनना चाहिए, ठीक। लेकिन ये दोनों धातु बहुत महंगी है इसलिए इनको रिप्लेस यहाँ पे हम लोग निकल एलॉयस का यूज़ कर लेते हैं। तो इन्होंने कहा है, इन्होंने दूसरा कथन क्या कहा है, तीसरा, पहला तो सही हो गया, दूसरा गलत हो गया, तीसरा क्या कहा है द स्पार्क मटेरियल सेंटर इज कार्बन नहीं होता है, तो ये भी कथन गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो गया ए, 1 ओनली। केवल पहला कथन सही है तो इसीलिए इसका आंसर क्या 1 ओनली। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है वेयर डज मिक्सिंग ऑफ फ्यूल एंड एयर टेक्स प्लेस इन केस ऑफ डीजल इंजन। उन्होंने कहा डीजल इंजन के केस में एयर और फ्यूल का मिक्सचर कहाँ होता है। तो देखिए ये हम जानते हैं कि डीजल इंजन में क्या होता है, डीजल इंजन में जब सक्शन किया जाता है तो सिर्फ और सिर्फ एयर का इंटेक लिया जाता है, तो सिर्फ एयर भीतर आती है, तो उसमें फ्यूल तो होता नहीं है। और फ्यूल उसमें कब मिक्स होता है, फ्यूल तब मिक्स होता है जब कंप्रेशन स्ट्रोक समाप्त हो जाता है और इंजेक्टर द्वारा फ्यूल को इसके भीतर इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसमें फ्यूल और एयर एक दूसरे से कब मिक्स हो रहे हैं, जब सिलेंडर के भीतर ही मिक्स हो रहे हैं, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इंजन सिलेंडर। तो इन्होंने यही पूछा था कि डीजल इंजन में एयर और फ्यूल किस जगह पर मिक्सिंग होती है, तो फ्यूल इंजन सिलेंडर के भीतर होती है, इंजेक्शन पंप में नहीं होती, ना इंजेक्टर में होती है। इंजेक्टर क्या है, उसको इंजेक्ट करता है, इनलेट मैनिफोल्ड में भी नहीं होती है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता कि पेट्रोल इंजन के लिए पूछा जाता कि फ्यूल और एयर का मिक्सचर कहाँ होता है, तो जो पेट्रोल इंजन है उसमें एयर और फ्यूल का मिक्सचर कार्ब्यूरेटर में होता है, ठीक। क्यों, क्योंकि उसमें पहले से ही एयर और फ्यूल का मिक्सचर बना दिया जाता है और जब सक्शन किया जाता है तो वहाँ पे हम लोग एयर फ्यूल का मिक्सचर सक्शन करते हैं। तो दूसरे शब्दों में कभी कभी पूछ लेता है चार्ज क्या है, तो पेट्रोल इंजन के लिए जो चार्ज है वो एयर फ्यूल का मिक्सचर है, ठीक। और जबकि डीजल इंजन के लिए जो चार्ज है वो सिर्फ और सिर्फ एयर है, मतलब जो चीज़ सक्शन में ली जा रही है वही इसका चार्ज कहलाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इंजन सिलेंडर। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा इन्होंने पिस्टन कंप्रेशन रिंग्स आर मेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। इन्होंने पूछा है कि जो पिस्टन कंप्रेशन रिंग होती है वो किस चीज़ की बनी होती है। तो देखिए जो हम लोग पिस्टन सिलेंडर की रिंग होती हैं वो मोस्टली ग्रे कास्ट आयरन की बनाई जाती हैं। क्यों, क्योंकि वो आसानी से जो छोटे छोटे वाइब्रेशन है उसको आसानी से एब्जॉर्व कर लेती है, साथ में उसमें सेल्फ लुब्रिकेटिंग की प्रॉपर्टी भी होती है जो कास्ट आयरन होता है, क्योंकि इसमें ग्रेफाइट बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है ना, ग्रेफाइट बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ये ग्रेफाइट क्या है, खुद ही लुब्रिकेंट का काम करता है। तो जो कास्ट आयरन होते हैं उसमें इसलिए कास्ट आयरन में सेल्फ लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी होती है, साथ में इसको चीज आसानी से वाइब्रेशन को भी एब्जॉर्व कर लेता है। क्यों, क्योंकि इसमें डैम्पिंग प्रॉपर्टीज भी होती हैं। इसीलिए हम लोग कास्ट आयरन का प्रयोग क्या कहते हैं, पिस्टन रिंग बनाने के लिए भी, पिस्टन कंप्रेशन रिंग बनाने के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा कास्ट आयरन का प्रयोग हम लोग जानते हैं कि मशीन का बेस बनाना है, अगर इंजन का फ्रेम बनाना है, पाइप बनाना है या इंडस्ट्रियल फर्नेस बनाना होता है, तो इन सभी के लिए हम लोग कास्ट आयरन का ही प्रयोग करते हैं। तो कास्ट आयरन की फ्लाई व्हील बनाना है, मतलब जो भी चीज़ हमको ढाल करके बनाना है उसको हम लोग कास्ट आयरन से बनाते हैं, क्योंकि कास्ट आयरन की कास्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। तो उन्हें पूछा है पिस्टन कंप्रेशन रिंग किस चीज़ की बनी होती है, तो कास्ट आयरन की बनी होती है। साथ में अगर पूछा जाए कि सिलेंडर ब्लॉक किस चीज़ का बना होता है, सिलेंडर ब्लॉक, तो वो भी कास्ट आयरन का ही बनाया जाता है, ठीक।
इस तरीके से। और पिस्टन किस चीज़ का बनता है? पिस्टन मोस्टली एल्यूमिनियम का बनाया जाता है, ठीक। तो हम लोग उससे और जो क्या है कनेक्टिंग रॉड किसी बनाई जाती है, कनेक्टिंग रॉड भी हम लोग एल्यूमिनियम की बना सकते हैं, साथ में अदर मटेरियल की रॉड आयरन की बना सकते हैं, लेकिन जो कनेक्टिंग रॉड होती है मोस्टली फोर्जिंग से बनाई जाती है, ठीक। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी होती हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, फॉर ए कन्वेंशनल एसआई इंजन द वैल्यू ऑफ फ्यूल एयर रेशियो इन द नॉर्मल ऑपरेटिंग रेंज इज। इन्होंने कहा है कि एसआई इंजन के लिए जो एयर फ्यूल रेशियो का है वो नॉर्मल ऑपरेटिंग रेंज में कितना होता है। देखिए इसके पहले जो क्वेश्चन था वो आपको क्या था, वो एयर फ्यूल रेशियो था, ये फ्यूल एयर रेशियो है। तो देखिए हम जानते हैं कि नॉर्मल जो कन्वेंशनल इंजन है, नॉर्मल इंजन है, उसमें जो आपका फ्यूल एयर रेशियो होगा वो थोड़ा सा रिच होता है, ठीक। तो हमेशा उसको थोड़ा सा रिच रखेंगे, तो इसमें फ्यूल क्या होना चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। तो इसमें पहले देख लीजिए फ्यूल किस में ज़्यादा, तो फ्यूल वर्ड पहले है और एयर बाद में है, तो इसमें फ्यूल किस में ज़्यादा है, एक इसमें फ्यूल ज़्यादा है, ठीक। और इसमें देखिए एयर है ज़्यादा है, इसमें एयर ज़्यादा, तीनों में देखिए एयर ज़्यादा रखी गई है, ठीक। सॉरी, इन तीनों में फ्यूल कम रखा गया है, एयर ज़्यादा रखी 83 रखी गई है, ठीक। और बाकी देखिए इसमें देखिए इसमें फ्यूल ज़्यादा रखा गया है और एयर क्या है थोड़ी सी कम रखी गई है, ठीक। इस तरह के दोनों का अनुपात ले लेते हैं। तो देखिए हमने अभी आपको बताया कि हमेशा फ्यूल जो होता है एयर से ज़्यादा नहीं होगा, या तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिच हो जाएगा या फिर या क्या हो जाएगा, वो अगर एयर से कम है तो लीन हो जाएगा, नहीं। आपको यहाँ ये ध्यान रखना है। देखिए जब भी फ्यूल और एयर का मिक्सचर लेंगे, एयर फ्यूल का मिक्सचर, तो हर फ्यूल की अगर आवश्यकता होती है तो हमेशा देखिए मोस्टली ये समझिए कि जब भी फ्यूल और एयर का जो मिक्सचर होगा तो उसमें एयर की मात्रा फ्यूल से हमेशा ही ज़्यादा होगी। लेकिन अगर एयर की मात्रा स्टोचियोमेट्रिक एयर की जो आवश्यकता है उससे अधिक है तब हम उसे लीन मिक्सचर कहेंगे, और अगर स्टोचियोमेट्रिक एयर की आवश्यकता से कम है तब हम उसे क्या कहेंगे, उसे रिच मिक्सचर कहेंगे, ठीक। ये जरूरी नहीं कि जब एयर फ्यूल से कम है तब हम उसे रिच मिक्सचर कहेंगे, नहीं। रिच मिक्सचर तब कह लेंगे जब स्टोचियोमेट्रिक की आवश्यकता से अधिक है, ठीक। तब हम उसे क्या कहेंगे, तब उसे लीन मिक्सचर कहेंगे। और स्टोचियोमेट्रिक एयर जितनी होनी चाहिए उससे क्या है कम मात्रा में, तो उसे हम कहेंगे रिच मिक्सचर। तो हमने क्या कहा, हमने आपको बताया था कि मोस्टली हम लोग थोड़ा सा रिच मिक्सचर लेते हैं, तो उसमें क्या होता है फ्यूल एयर रेशियो जो एसआई इंजन के लिए होता है वो लगभग 12 से 16 के आसपास हम लोग रखते हैं। तो इसको देखिए क्या है, ये आपका जो है वो फ्यूल एयर रेशियो, तो इन्होंने फ्यूल एयर रेशियो पूछा है, तो क्या हो जाएगा, फ्यूल एयर रेशियो 1/12 से लेकर के 1/16 के आसपास हो जाएगा। तो इस हिसाब से जो हमारा आंसर होगा वो हमारा आंसर होगा लगभग ए आ जाएगा, 0.056 से 0.083 के आसपास हो जाएगा। तो फ्यूल एयर रेशियो जो रखा जाता है वो कितना रखा जाता है, 0.56 से लेकर के 0.083 के आसपास तक रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, द स्टोचियोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो बाय वॉल्यूम फॉर कंबसन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन एयर इज। इन्होंने कहा कार्बन मोनोऑक्साइड की बर्निंग के लिए जो स्टोचियोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो होगा वो कितना होगा, बाय वॉल्यूम पूछा है। यहाँ पे बस आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है कि बाय वॉल्यूम पूछा है, बाय मास पूछा है। अगर ये नहीं लिखा हुआ है कि बाय वॉल्यूम पूछा है, बाय मास पूछा है, तो मोस्टली बाय मास निकाला जाता है। तब देखिए शुरू करते हैं। इन्होंने कहा था स्टोचियोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो बाय वॉल्यूम फॉर कंबसन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड को की बर्निंग के लिए हमको जो स्टोचियोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड की बर्निंग ही कर लेते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की हमने बर्निंग की, तो इसको क्या करना है, इसका मतलब क्या है, इसको हमको ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा देनी है। तो लीजिए हमने ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा दी, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, साथ में क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा, ठीक। तो इसको बैलेंस कर दीजिए, तो कार्बन तो बैलेंस है, ठीक। सॉरी H2O बनेगा ही नहीं, H2O कहाँ बनेगा इसमें, जब हाइड्रोजन नहीं है तो H2O नहीं बनेगा ना, कार्बन डाइऑक्साइड बस बन जाएगा। तो कार्बन तो देखिए बैलेंस है, ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे इस तरफ क्या है 2 है, इस तरफ कितना है, इस तरफ 3 है, इस तरफ 3 है। तो इसको क्या बैलेंस कर दीजिए। तो कैसे करेंगे, देखिए इसको हम लोग यहाँ पहले 2 लगा देते हैं अपनी तरफ से, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी, यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ 2 है, O2 ठीक। तो यहाँ पर हम लोग अपनी तरफ से 2 लगा दिए, तो ये 2 हो गया।
तो कार्बन तो बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन कितनी हो गई, यहाँ 2 दूनी 4 और यहाँ कितनी हो गई 2 दूनी 4। ठीक, तो इस तरह से ये क्या है, अब बैलेंस हो गया। तो अब इसको हम लोग इसका अनुपात निकाल लेते। पहले कौन सा अनुपात निकालना है, एयर फ्यूल रेशियो अनुपात निकालना। तो एयर ऊपर रख लीजिए, फ्यूल नीचे रख लीजिए। तो एयर कितनी है, यहाँ पहले ऑक्सीजन का अनुपात कितना है 16, या एक ऑक्सीजन का अणु कितना 8 का होता है, तो 2 कितने के हो जाएंगे, 2 तो 16 के हो जाएंगे। तो 16 लिख दीजिए। ठीक, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, 16 का अनुपात रिक्त हो जाएगा 16, ऑक्सीजन 16 डिवाइडेड बाय, सॉरी एक ऑक्सीजन 16 का होता है, तो एक ऑक्सीजन का वेट कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो 2 ऑक्सीजन का इंटू 32 हो जाएगा। ठीक, तो देखिए ये ऑक्सीजन हो गया। अब इस ऑक्सीजन को अगर हम लोग, क्योंकि हम जानते हैं कि बाय वॉल्यूम कितना होता है 21% होता है, बाय वॉल्यूम कितना हो जाएगा 21% हो जाएगा। तो इसको देखिए क्या करना होगा, इसको उसके अनुपात में हम लोग रखेंगे, तो हो जाएगा बट इसको क्या करेंगे इंटू 100 डिवाइडेड बाई 21 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, एयर का मास आ जाएगा। देखिए 16 इंटू 2 से ऑक्सीजन का मास आएगा, और इसमें 100 आप इंटू इसमें इंटू कर देंगे 100 डिवाइडेड बाई 21, तो इससे क्या है एयर का अनुपात आ जाएगा। तो ये टोटल एयर हो जाएगी। अब इस एयर में हम लोग क्या कर देंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड नीचे लिख देंगे, तो 2 ठो हैं, और एक कार्बन मोनोऑक्साइड का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एक कार्बन कितना होता है, एक कार्बन 12 का होता है। ठीक, प्लस ये कितना होता है, ऑक्सीजन कितना होता है, ऑक्सीजन हो जाता है अपना 16। तो इसको दोनों का अनुपात निकाल दीजिए। ठीक, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका लगभग जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2:2.38 के आसपास आंसर आ जाएगा। सॉरी, ये जो हमने दिखा दिया मास के हिसाब से कर दिया। मैं आपको फिर से इस क्वेश्चन को शुरू से बता देता हूँ। देखिए इसमें बाय वॉल्यूम पूछा है, तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड है प्लस ऑक्सीजन है, दोनों अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लेंगे। ठीक, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे और 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, तो 2 कार्बन मोनोऑक्साइड 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब देखिए बाय वॉल्यूम अनुपात निकालना है, क्या निकालना है, एयर फ्यूल रेशियो निकालना। तो एयर कितने हैं यहाँ पे, एयर का अनुपात यहाँ पे कितना है, देखिए ऑक्सीजन है 2 ठो है ना। तो देखिए हम जानते हैं कि जब गैसों का मिक्सचर होता है, तो गैसों का मिक्सचर में उनका वॉल्यूम उसी अनुपात में होता है जिस अनुपात में उसके कितने होते हैं, उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इसमें देखिए मॉलिक्यूल कितना है, इसका मॉलिक्यूल यहाँ पे 2 है, इसका 1 है, तो इसमें एयर कितनी हो जाएगी 1, सॉरी इसमें ऑक्सीजन 1 हो जाएगी और कार्बन मोनोऑक्साइड 2 हो जाएगा। तो ये इसका बाय वॉल्यूम, अगर हम ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का अनुपात निकालते तो, लेकिन क्योंकि हम जानते हैं कि एयर में कितना होता है 21% ऑक्सीजन होता है, तो इसीलिए एयर की इसमें क्या करेंगे 100 डिवाइडेड बाई 21 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई, इसको जाएगा डिवाइड काट देंगे तो 15 जाएगा 50/21 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, लगभग इसका आंसर आ जाएगा 2.38 आ जाएगा। तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा 2.38 ले लेंगे। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा बी। ओके फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पिस्टन ऑफ डीजल इंजन आर यूजली कूल्ड बाय। इन्होंने कहा है कि डीजल इंजन के पिस्टन को किससे कूल किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले ऑप्शन क्या क्या दिया है, एयर, वाटर, लुब्रिकेटिंग ऑयल एंड फ्यूल ऑयल। तो देखिए अगर हम लोग ये पूछा जाता है कि इंजन का जो पिस्टन का है, इंजन का है, डीजल इंजन है, उसको सिलेंडर ब्लॉक को कैसे कूल किया जाता है या सिलेंडर को कैसे कूल किया जाता है, तो उस कंडीशन में हम ये कहते हैं कि एयर से कर सकते हैं, वाटर से कर सकते हैं, कभी एयर कूल्ड हो सकते हैं, कभी वाटर कूल्ड भी हो सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ ध्यान देना, इन्होंने क्या पूछा, इन्होंने पिस्टन पूछा है, पिस्टन। तो पिस्टन जो होता है हमेशा लुब्रिकेटिंग ऑयल से कूल होता है। ठीक, जो भी लुब्रिकेटिंग सिस्टम होता है उसका प्रयोग करते हुए हम लोग आसानी से पिस्टन को कूल करते हैं। तो डीजल इंजन का जो पिस्टन है किससे कूल होता है, वो कूल होता है हमेशा किससे, लुब्रिकेटिंग ऑयल की सहायता से कूल किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा लुब्रिकेटिंग ऑयल। अब देखिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग मास्ड इनलेट
valve in the air process of compression ignition engine is to। देखिए इन्होंने पूछा है कि जो इनलेट वाल्व होते हैं उनको मास्क्ड क्यों बनाया जाता है। कंप्रेशन मतलब इग्निशन इंजन और सीआई इंजन मतलब डीजल इंजन में मास्क्ड क्यों बनाते हैं। मास्क्ड मतलब बनाना होता है कि जो हम लोग का इनलेट वाल्व होता है वो थोड़ा सा इस तरीके से होता है। तो इसमें क्या विशेषता होती है, इसमें विशेषता ये होती है कि जब यहाँ से फ्यूल एयर जो है इनटेक करेगी तो इससे टकरा कर थोड़ा इस प्रकार से जाएगी, तो यहाँ पे जा करके थोड़ा सा इसमें स्वर्ल आ जाएगा। तो जो स्वर्ल आ जाएगा तो उसमें क्या है, एयर में मिक्सिंग अच्छे से हो जाएगी। तो जब हम लोग फ्यूल को इंजेक्ट करेंगे तो फ्यूल भी आसानी से मिक्स हो जाएगा। इसीलिए जो क्या कहते हैं उसको थोड़ा सा मास्क बनाया जाता है, मतलब उसको थोड़ी सी मास्क बनाते हुए उसको बनाया जाता है प्रोसेस को, इनलेट वाल्व को। तो इसी यही भी उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों बनाया जाता है। तो 4 ऑप्शन दिए। सबसे पहले एनहेंस फ्लो रेट बनाने के लिए, ठीक। दूसरा दिया है कंट्रोल एयर फ्लो के लिए। तीसरा दिया था इंड्यूस्ड प्राइमरी स्वर्ल के लिए। और चौथा दिया है इंड्यूस्ड सेकेंडरी टर्बुलेंस के लिए, ठीक। देखिए हम लोग इसको क्यों देते हैं, मार्क्ड इसलिए दिया जाता है ताकि हमको प्राइमरी स्वर्ल मिले। प्राइमरी स्वर्ल मतलब जो होता है शुरुआत में जब एयर को इनटेक लिया जाता है, तो एयर के शुरुआत में इनटेक है उस समय उसमें टर्बुलेंस जो आ जाता है या उसमें थोड़ा सा उसमें घुमावट आ जाती है, मतलब उसको मिक्सिंग की प्रॉपर्टी रहती है, तो उसको कहा जाता है प्राइमरी स्वर्ल कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, तो इंड्यूस प्राइमरी स्वर्ल। इसके अलावा देखिए 2 तरीके से हम लोग प्राइमरी स्वर्ल क्रिएट कर सकते हैं। एक होता है कि एयर इनटेक का जो प्रोसेस है उसको बहुत इस तरह से डिजाइन किया जाए कि आसानी से क्या है पूरा का पूरा स्वर्ल उसमें क्रिएट हो जाए। और दूसरा तरीका होता है कि जो इनलेट वाल्व है उसकी जो सरकमफ्रेंस है उसको मास्क्ड बना दिया जाए, ठीक। तो ये तरीका होता है। तो जो पहला तरीका है कि इनटेक वाले पैसेज को डिज़ाइन करना कि ताकि स्वर्ल बढ़िया से क्रिएट हो, थोड़ा कठिन होता है। जबकि दूसरा जो है कि इनटेक वाल्व को हम लोग की मास्किंग कर दिया जाए, वो ज़्यादा सरल होता है। तो यहाँ पे क्या है, मास्क बनाने का इनलेट वाल्व का यही उदाहरण ताकि हम लोग प्राइमरी स्वर्ल को क्रिएट कर सकें। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है पूछा क्या है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सुपर चार्जिंग ऑफ डीजल इंजन। डीजल इंजन की सुपर चार्जिंग संबंधित निम्नलिखित प्रश्नों पर हमको विचार करना है। और पूछा है विच ऑफ दीज स्टेटमेंट आर करेक्ट, इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो देखिए एक एक करके हम लोग चेक करते चले जाते हैं। तो पहले दिया है सुपर चार्जिंग, पहली बात बताइए कि होता क्या है। सुपर चार्जिंग होता है जैसे हम अगर नॉर्मल प्रेशर पे, जो भी हमारा अगर नॉर्मल प्रेशर उस पर अगर हम लोग उसके भीतर चार्ज को भेजते हैं तो क्या है, जितना उसका वॉल्यूम है और जितना उस आसपास का प्रेशर है उसके हिसाब से उतना ही चार्ज उसके भीतर प्रवेश कर पाता है। तो इस कंडीशन में क्या है कि उसके भीतर कम चार्ज प्रवेश करता है तो कम ऊर्जा उत्पन्न होती है। लेकिन जब हम किसी ऐसे एल्टीट्यूड पे जाते हैं जैसे हाई एल्टीट्यूड पे, तो वहाँ पे क्या है, जो एयर की डेंसिटी है काफ़ी कम है। अगर हम उसी एयर को भेजेंगे इंजन के भीतर तो अब जाने वाले एयर का मास क्या है, कम हो जाएगा। तो कम मात्रा में जब एयर होगी तो पावर का प्रोड्यूसन कठिन हो जाएगा। तो उस कंडीशन में सुपर चार्जिंग की जाती है। सुपर चार्जिंग का मतलब क्या होता है कि जितनी एयर उसके अंदर जा सकती है उस प्रेशर से, उससे अधिक प्रेशर से भेजा जाता है ताकि अधिक मात्रा में एयर उसके भीतर जा सके। तो जो चार्ज है वो अपने पुरानी मात्रा से अधिक मात्रा में भेजा जाता है, इसीलिए इसको कहा जाता है सुपर चार्जिंग कहा जाता है। दोनों को सुपर चार्जिंग के संबंधित दिए हुए हैं। डीजल इंजन सुपर चार्जिंग के बारे में हमको डिस्कस करना है। पहला दिया द मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ सुपरचार्ज डीजल इंजन इज स्लाइटली बेटर देन द नेचुरली एस्पायर्ड इंजन। मतलब नेचुरली रूप से जो एस्पायर्ड मतलब सांस ले रहे हैं जिसमें चार्ज दिया जा रहा है, उसकी अपेक्षा सुपर चार्जिंग कर देने पर डीजल इंजन की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। हाँ, तो एक कथन है क्योंकि एफिशिएंसी बढ़ जाती है, इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि अधिक मात्रा में हीट जनरेट होती है तो अधिक कार्य किया जा सकता है। दूसरा दिया है देयर इज रिडक्शन इन स्मोक इन केस ऑफ सुपरचार्ज इन द ओवरलोड ऑपरेशन। उन्होंने कहा अगर इंजन ओवरलोड हो जाता है तो उस कंडीशन में जो स्मोक है वो कम बनता है, ठीक। इसलिए हम लोग सुपर चार्जिंग का एक ये भी फायदा है। हाँ, तो ये कथन सही है। क्यों कथन सही? देखिए स्मोक बनता क्यों है, स्मोक तभी बनता है जब अनबर्न रह जाता है कोई हाइड्रोकार्बन, तब उसमें स्मोक बनने के चांसेस अधिक होते हैं। जब हम सुपर चार्जिंग के द्वारा अधिक मात्रा में एयर इंजन के भीतर इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके अंदर अधिक मात्रा में एयर भेजते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि स्मोक बनने के चांसेस कम होते हैं। तो ये कथन भी सही है। तीसरा दिया है इंक्रेस्ड वाल्व ओवरलैप इज यूज इन सुपरचार्ज इंजन। उन्होंने कहा वाल्व ओवरलैप इंक्रीज किया जाता है। तो हाँ, ये भी सही है क्योंकि अब क्या है, जब वाल्व ओवरलैप इंक्रीज करेंगे तभी ना अधिक मात्रा में उसके भीतर एयर प्रवेश करा पाएंगे। तो ये तीनों का तीनों कथन सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए।
ठीक फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो आज इस पार्ट में लगभग इतने क्वेश्चन हो गए हैं, आपके 12 क्वेश्चन। तो एक कार्बोरेशन और डीजल इंजेक्शन से इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो फिर मिलेंगे आपसे नए प्रश्नों के साथ। इसके अलावा मैं इसमें कुछ और चीज़ें बता देता हूं जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं। तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि सुपर, देखिए अभी ये टर्म आ गया इसमें, सुपर चार्जिंग आ गया, सुपर चार्जिंग, तो मैं बता देता हूँ जो सुपर चार्जिंग डीजल इंजन में तो काफ़ी हेल्पफुल होती है, लेकिन पेट्रोल इंजन में सुपर चार्जिंग करना ज़्यादा खतरनाक होता है। इसलिए खतरनाक होता है क्योंकि हम जानते हैं कि जो पेट्रोल इंजन होता है उसकी जैसे जैसे हम कंप्रेशन रेशियो बढ़ा देते हैं उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है, लेकिन कंप्रेशन रेशियो जितना बढ़ता है नॉकिंग की समस्या भी उतनी बढ़ जाती है। तो सुपर चार्जिंग करने से कंप्रेशन रेशियो और अधिक बढ़ जाता है। तो इस कंडीशन में क्या है, नॉकिंग बहुत अधिक सीवियर हो जाती है। इसीलिए हमेशा इस सुपर चार्जिंग में क्या किया जाता है कि पेट्रोल इंजन में सुपर चार्जिंग से बचा जाता है। पेट्रोल इंजन में हम लोग सुपर चार्जिंग नहीं करना चाहते हैं। ठीक, अब देखिए एसआई इंजन में हम लोग कैसे कर सकते कि अगर हम लोग को नॉकिंग को कम करना है तब हम लोग क्या कर सकते हैं सबके, अगर देखिए कैसे कैसे नॉकिंग पे का फ्यूल के जो प्रॉपर्टी उसका नॉकिंग पे क्या इफेक्ट पड़ता है। नंबर 1 देखिए, अगर सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ फ्यूल क्या है, अगर हाई रखना चाहिए, अगर नॉकिंग से बचना है तो कंप्रेशन रेशियो लो रखना चाहिए, इनलेट एयर टेम्परेचर और प्रेशर लो रखना चाहिए, सुपर चार्जिंग नहीं करनी चाहिए और स्पार्क एडवांस भी नहीं करना चाहिए। स्पार्क एडवांस का मतलब होता है कि कभी कभी जो हम लोग का जो वो इंजन है उसमें हम लोग क्या कहते हैं, स्पार्किंग तब होनी चाहिए जब इंजन हम लोग का पिस्टन टॉप डेड सेंटर पहुंच जाए, यानी अपने कंप्रेशन के लास्ट में पहुंच जाए। लेकिन क्या किया जाता है कि स्पार्किंग जो हमेशा एकदम लास्ट में पहुंचने से थोड़ा पहले ही कर दी जाती है, तो इसको कहा जाता है स्पार्क एडवांस कहा जाता है। मतलब कंप्रेशन प्रोसेस समाप्त होने से पहले स्पार्किंग कर दी गई है, तो इसको कहा जाता है कि स्पार्क एडवांस मतलब पहले। तो ये इससे बचना चाहिए क्योंकि ये एसआई इंजन में नॉकिंग का कारण हो जाता है। ठीक, साथ में इंजन का साइज छोटा होना चाहिए, टर्बुलेंस जितना अधिक क्रिएट कर सके उतना अधिक होना चाहिए ताकि एयर फ्यूल का मिक्सचर बहुत बढ़िया से हो और फ्लेम का जो प्रोपगेशन है वो आसानी से होता रहे। इंजन की स्पीड ज़्यादा रखनी चाहिए और ऑक्टेन रेटिंग सब अधिक होने चाहिए। तो ये सब फैक्टर अगर रखेंगे तो इसमें जो एसआई इंजन है या पेट्रोल इंजन है उसमें नॉकिंग कम होगी। अगर ये हम लोग डीजल इंजन की बात करें तो डीजल इंजन में अगर हमको नॉकिंग नहीं चाहिए तो नॉकिंग से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए, कंप्रेशन रेशियो अधिक रखना चाहिए, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर मतलब क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, मतलब जो भी फ्यूल है वो आसानी से जलने योग्य होना चाहिए। डिले पीरियड कम होना चाहिए, डिले पीरियड मतलब उसको जलने में समय लगता है। जैसे एक हम लोग जैसे इंजेक्ट किया हमने फ्यूल, किसमें डीजल इंजन फ्यूल इंजेक्ट किया है तो वहाँ स्पार्क प्लग नहीं होता है, जैसे इंजेक्ट करते हैं तो इंजेक्ट होने के बाद उसको बर्निंग में थोड़ा समय लगता है, तो उन दोनों में जो अंतर है उसको डिले पीरियड कहते हैं। तो डिले पीरियड कम से कम होना चाहिए, इनलेट टेम्परेचर और प्रेशर अधिक होना चाहिए, कंबसन चैम्बर का टेम्परेचर अधिक होना चाहिए और जो स्पीड पे हम लोग इंजन को रन कर रहे हैं वो कम होनी चाहिए। अब देखिए यही आपको चीज़ ध्यान रखने की, पेट्रोल इंजन हाई स्पीड पे उसकी क्या है, हाई स्पीड रखेंगे तब उसमें नॉकिंग के चांसेस कम होंगे और डीजल इंजन में स्पीड को कम रखेंगे तब उसमें नॉकिंग के चांसेस कम होंगे। इंजन का साइज छोटा होना चाहिए, क्लियर, ठीक, और C10 रेटिंग तो अधिक होनी ही चाहिए। ठीक, साथ में सुपर चार्जिंग करनी चाहिए और इंजन का एंगल का एडवांस क्या बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, मतलब जैसे इंजेक्शन कर रहे हैं इंजेक्शन का एडवांस बहुत कम होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि पेट्रोल इंजन में कब कब हम नॉकिंग की समस्या होती है और डीजल इंजन में कब कब नॉकिंग की समस्या होती है। तो ठीक फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे नए प्रश्नों के साथ। तब तक आप अपनी तैयारी जारी रखिए। अगर आप मैंने आज जो पढ़ाया है इसका आपको PDF चाहिए तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आप चाहे तो इसके पहले की वीडियोस भी देख सकते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अगर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। साथ में आप चाहें तो फ्लूइड मैकेनिक्स को जल्दी पढ़ना चाहते हैं क्योंकि एग्जाम अधिक नज़दीक है, पढ़ना आपको बहुत अधिक है, तो आप वो फ्लूइड मैकेनिक्स को भी शीघ्रता में पढ़ना चाहते हैं तो उसका एक प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। साथ ही क्वेश्चन बैंक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है जिसका प्रयोग करके आप अनेक परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चंस को देख सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, तो फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए आप अपनी तैयारी जारी रखिए क्योंकि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। धन्यवाद।